गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग प्राचीन इतिहास का आज बच्चों अंतिम चैप्टर खत्म किया जाएगा और आज ही हम लोग इसी वीडियो में स्टार्ट कर देंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन भारत में हम लोग अंतिम चैप्टर देखेंगे बच्चों। लास्ट चैप्टर हम लोग का होगा पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है, वर्धन वंश। ठीक, तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जाने तो जैसे बच्चों हम लोग देख रहे हैं गुप्तों का जब पतन होगा तो गुप्तों के पतन के बाद जो भारत की एकता और अखंडता थी वो एक बार फिर क्या होगी, वो खंडित होगी। ठीक है, और उत्तर भारत और दक्षिण भारत तो पहले खंडित था ही, उत्तर भारत जो है फिर दोबारा खंडित होगा। ठीक है, और कई राजवंशों का यहाँ पे उदय होगा, जिसमें हम अगर देखें तो गुप्तों के पतन के बाद मैत्रक वंश, ठीक है, मौखरी वंश और इसके बाद पुष्यभूति वंश। ठीक ना, पुष्यभूति वंश, इनका क्या होता है, उदय होता है। और यही पुष्यभूति वंश जो है इसका महान शासक होगा कौन, हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। और ठीक है, हर्षवर्धन। तो मेनली हम लोग को हर्षवर्धन के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो हर्षवर्धन का उदय होगा। ठीक, तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक, अब व्यक्ति है बाणभट्ट। ठीक है, तो बाणभट्ट का ग्रंथ है हर्षचरित। ठीक ना, हर्षचरित। ठीक है, इसके अनुसार वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, तो वर्धन वंश का संस्थापक कौन है बच्चों, श्रीकंठ है। अगर पूछा जाए कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन है तो आंसर हमारा होता है सर श्रीकंठ है। अच्छा बात, ठीक है, श्रीकंठ है। क्या कोई हमारे पास ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा हम बता पाए कि वर्धन वंश की स्थापना जो है श्रीकंठ ने किया था, तो हमारे पास आंसर है बिल्कुल कि बाणभट्ट का जो हर्षचरित है उससे हमें यह पता चलता है कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, हर्षवर्धन था। ठीक है, हर्षवर्धन था। ठीक, सॉरी श्रीकंठ था। ठीक है, अब इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन रहा, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन। तो अब बच्चों इसमें आगे हम देखते हैं तो प्रभाकर वर्धन जो है स्वतंत्र, ठीक है, शासक। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, जो प्रभाकर वर्धन है बच्चों, प्रभाकर वर्धन जो है, ठीक है, यहाँ समझिएगा थोड़ा। ठीक है, प्रभाकर वर्धन यहाँ लिखते हैं, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र और एक पुत्री थी। तो दो पुत्र कौन, एक पुत्र यहाँ दिख रहा है, दूसरा पुत्र यहाँ और तीसरी यहाँ पुत्री। तो पुत्र कौन है, तो पुत्र है बच्चों ये राज्यवर्धन। राज्यवर्धन जो है ये क्या है, ये सबसे सबसे बड़ा बेटा। ठीक ना, सबसे बड़ा बेटा। तो सबसे बड़ा बेटा कौन है, प्रभाकर वर्धन का राज्यवर्धन। और फिर छोटा बेटा है हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन जिसको हम हर्ष भी बोलते हैं, हर्षवर्धन को हम बच्चों हर्ष भी बोलते हैं। और पुत्री जो है इसका नाम क्या है, राजश्री। ठीक ना, राजश्री, जिसका विवाह मौखरी के नरेश, ठीक ना, जिसका विवाह मौखरी वंश का नरेश था। ठीक है, मौखरी वंश। ठीक है, इसके नरेश हैं गृह वर्मा। ठीक ना, तो गृह वर्मा जो हैं ये कौन है, ये राजश्री के क्या हैं, पति। ठीक है, जिनकी हत्या जो है धोखे से कौन करेगा, शशांक। ठीक ना, शशांक। ठीक, तो अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो एक बात क्लियर बच्चों कि पुत्र है प्रभाकर वर्धन का कौन, सबसे बड़ा राज्यवर्धन, दूसरे नंबर का बेटा कौन है, हर्षवर्धन, और पुत्री जो है वो कौन है, राजश्री। राजश्री। ठीक, अब इसमें एक बात ध्यान रखना है, राजश्री का विवाह किससे हुआ है, अभी मैत्रक वंश, मौखरी वंश, ठीक है, वर्धन वंश, मैंने इसके बारे में बताया था ऊपर स्लाइड में। ठीक है, तो जो मौखरी के नरेश होंगे यानी राजा होंगे गृह वर्मा, उन्हीं से विवाह होगा राजश्री का। ठीक ना, राजश्री का। ठीक, तो अब ये इतनी बात हो जाती है। हम देखें आगे, आगे देखें तो यहां बच्चों देखो साफ साफ लिखा है, मैं जो बात पहले समझा चुका, प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र एवं एक पुत्री थी, जिसमें सबसे बड़ा बेटा राज्यवर्धन था। ठीक है, जबकि छोटा बेटा हर्षवर्धन था। ठीक है, हर्षवर्धन। ठीक, और एक पुत्री राजश्री थी। राजश्री का विवाह मौखरी के नरेश या राजा गृह वर्मा के साथ हुआ था, ये भी मैंने बात बता दिया। अब देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि पूरे प्राचीन भारत काल के इतिहास में हम देखते हैं कि जो ये वर्धन वंश है,
इस वंश का बच्चों इतिहास इतना स्वर्णिम, इतना शानदार है कि पूरे वंशों में ये एक वंश ऐसा है जिसमें गद्दी के लिए, ठीक है, गद्दी के लिए किसी भी भाई ने अपने भाई की हत्या, ठीक है, या बहनोई की हत्या, या पिता ने अपने बेटे या बेटे ने पिता की, मतलब हत्या की बात हो रही है कि गद्दी के लिए हत्या करना, ठीक है। तो ऐसे ये हत्या का जो घटनाक्रम है लगभग सभी राजवंशों में हम लोगों को छोटा बड़ा दिखाई जरूर देता है, ठीक है। और आगे मध्यकालीन इतिहास जब देखेंगे उसमें तो ये गतिविधि और ज़्यादा होगी, ठीक है, और ज़्यादा होगी। परंतु ये जो वर्धन वंश है बच्चों, ये पूरा का पूरा रक्त विहीन, ठीक ना, रक्त विहीन मतलब कि रक्त बहा ही नहीं है, कोई जो है अपने किसी भी सगे या फिर चचेरे को गद्दी के लिए यहाँ पे मारा नहीं है, ठीक है। तो काफी स्वर्णिम इतिहास रहा है, ठीक है इसका। तो अब देखो यहाँ पे देवगुप्त और शशांक ने मौखरी नरेश गृहवर्मा की हत्या करके राजश्री को कैद कर लिया, और बाद में शशांक ने राज्यवर्धन की भी, ठीक है, हत्या कर दी। शशांक जो है ये गौड़ का शासक है। अब गौड़ जो है ये कहाँ है, गौड़ है बच्चों बिहार और बंगाल का क्षेत्र, ठीक ना। तो बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र है इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, गौड़ बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब समझना, देखो जो देवगुप्त है और शशांक ये क्या करते हैं, ये जो मौखरी के नरेश हैं गृहवर्मा, ठीक है, इनकी सब हत्या कर देंगे, और हत्या करने के बाद इनकी जो पत्नी होगी यानी कि हर्षवर्धन की बहन, ठीक है, राजश्री, तो राजश्री को ये क्या करते हैं दोनों अपने कैद में कर लेते हैं, ठीक है। और कैद में कर लेते हैं। जब इसकी सूचना राज्यवर्धन को मिलती है तो राज्यवर्धन जो है आग बबूला होके अपने बहन को छुड़ाने के लिए निकलता है। मगर होता क्या है, ये जो देवगुप्त और शशांक हैं, ठीक ना, देवगुप्त और शशांक, तो इसमें ये जो देवगुप्त है, ठीक है, देवगुप्त ये फ्रंट पे नहीं आया रहता है, ठीक ना, ये फ्रंट पे नहीं आया रहता है। शशांक ने हत्या किया, देवगुप्त जो है फ्रंट पे नहीं आया रहता है कि मैं भी इसमें शामिल हूँ, ठीक है, मौखरी नरेश गृहवर्मा की हत्या में ये शामिल है, ये बात राज्यवर्धन नहीं जान रहा था। तो राज्यवर्धन को ये देवगुप्त धोखे से बुलवा लेगा, ठीक है, धोखे से बुलवा लेगा, और धोखे से हो जाती है किसकी, राज्यवर्धन की हत्या, ठीक है, राज्यवर्धन की हत्या। तो यही बात बच्चों यहाँ पे मैंने लिख रखा है। अब अपने बड़े भाई की दुखद मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में, ठीक ना बच्चों ध्यान रखना, ये अब ईस्वी चल रहा है, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये याद रखना है इसको, 16 वर्ष की आयु में वर्धन वंश का, ठीक है, आयु में वर्धन वंश का ये क्या बनता है, शासक बनता है, ठीक है, शासक बनता है। तो ये बात हो गई। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बनाया, अपनी राजधानी बनाया थानेश्वर को, ठीक है, थानेश्वर को। परंतु इसकी दूसरी राजधानी भी होगी कन्नौज, ठीक है, दूसरी राजधानी बनेगी कन्नौज। कैसे, इसको थोड़ा समझना। देखो था क्या कि राज्यवर्धन की भी हत्या हो गई, और मात्र 16 वर्ष की आयु में अब राज्यवर्धन मारा जा चुका है, तो हर्षवर्धन के कंधे पे साम्राज्य की बागडोर आ गई, ठीक है। अब 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन को अपना साम्राज्य संभालना था, और इधर बहन जो कैद में थी, ठीक है, उसको भी मुक्त कराना था। तो इस प्रक्रिया में होता क्या है बच्चों कि राजश्री, ठीक है, राजश्री को शशांक जो है जानबूझ के कैद से छोड़ देता है, ठीक है, कैद से छोड़ देता है कि जब हर्षवर्धन इसको खोजते हुए आएगा तो हम इसकी हत्या कर सकेंगे, ठीक है। कुछ ग्रंथ बताते हैं कि राजश्री जो है कैद से निकल जाती हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा माने ये बात नहीं है, ठीक है, शशांक ने जानबूझ के छोड़ा था, ठीक है, कि जब भी हर्षवर्धन इसको खोजता हुआ आएगा तो हम इसकी जो है हत्या कर सकेंगे, ठीक है। परंतु हर्षवर्धन जो है 16 वर्ष की आयु थी, परंतु योग्य व्यक्ति था, समझदार था, ठीक है। तो वो जो शशांक के जाल में फंसा नहीं, ठीक है, शशांक के जाल में फंसा नहीं, और अपनी विशाल सेना लेके राजश्री को ये खोजने निकलता है। तो राजश्री जो है अपने पति की मृत्यु के बाद ये जा रही थी सती होने। तब तक हर्षवर्धन जो है पहुंच जाते हैं, और हर्षवर्धन अपनी बहन को जो है सती होने से रोकते हैं। तब राजश्री बोलती हैं कि मेरा जीवन अब किस काम का है, ठीक है, मेरा पति तो है नहीं। तभी समझाते हैं कि भाई जीवन और मृत्यु जो है वो किसी के हाथ में नहीं है, आपको जो जीवन मिला है
ठीक है, आप उसको जिए और चलिए मेरे साथ, ठीक है, हमारे साम्राज्य में और वहाँ पे रहिएगा। तब इन्होंने कहा कि हम लोग की जो धार्मिक रीति रिवाज है उसके अनुसार क्या कहा जाता है कि पत्नी का ससुराल से, ठीक है, चीता बाहर जाता है, ठीक है, चीता बाहर जाता है, उसकी अर्थियां बाहर जाती हैं। तो अब बोली राजश्री कि हम अपने मायके कैसे चले जाएं, पति पति के घर से यानी ससुराल से पत्नी का हमेशा अर्थी बाहर आता है, तो मैं कैसे अपने मायके जाके रहूं। तब क्या हुआ, मौखरी नरेश गृह वर्मा का जो राजधानी था, ठीक ना, राजधानी था, ठीक है, वो कहाँ था, कन्नौज में, कन्नौज में। तो हर्षवर्धन ने अपनी बहन के लिए, अब यही त्याग है बच्चों, कितना अच्छा यहाँ पे त्याग है, हर्षवर्धन ने अपनी बहन की वजह से ये थानेश्वर की बजाय अपनी राजधानी किसको बनाया, कन्नौज को बनाया, ठीक ना, कन्नौज। तो कहा कि बहन ठीक है, तुम हमारे वहां नहीं आ सकती हो, अपने वहां तो रह सकती हो ना, ठीक है, तो अपने वहां शासिका बन के रहो। तो हर्षवर्धन जो है कन्नौज अपनी राजधानी का स्थानांतरण कर देगा और दो जो है सिंहासन लगते थे बच्चों, एक सिंहासन पे बैठती थी राजश्री और दूसरे पे बैठते थे हर्षवर्धन, ठीक है, और उसके बाद शासन को जो है ये लोग संचालित किए, ठीक। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं दूसरी राजधानी कौन बना, कन्नौज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। अब देखो इसमें ह्वेनसोंग, ठीक ना, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था भारत, चीनी यात्री कौन आया था, ह्वेनसोंग, और इसका एक ग्रंथ है सीयूकी। मैं पिछले क्लास में इस बात को बता चुका हूँ। सीयूकी जो है ये ह्वेनसोंग का ग्रंथ है, जिससे पता चलता है कि हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कौन थी, कन्नौज थी। तो बात वही हुई बच्चों, क्या कि भाई कोई स्रोत है ऐसा जिससे बताया जा सके कि हाँ हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बना लिया था, किसको, कन्नौज को, ठीक है। तो यस स्रोत है, कौन सा स्रोत है, तो ह्वेनसोंग जो है इसका ग्रंथ सीयूकी, ठीक है, जिससे पता चलता है इसकी राजधानी कौन थी, इसकी राजधानी कन्नौज थी, ठीक। दूसरी बात, ह्वेनसोंग का दूसरा नाम क्या था, ह्वेनसोंग का दूसरा नाम युआन च्वांग, ठीक ना, युआन च्वांग, इसको यहां लिख देता हूं, युआन च्वांग, ठीक ना। तो युआन च्वांग जो है ये क्या था, ये इसका ह्वेनसोंग का दूसरा नाम था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो हर्षवर्धन की उपलब्धियां देखते हैं, ठीक है, हर्षवर्धन की उपलब्धियां, ठीक है। अब देखो बच्चों, हर्षवर्धन शासक बनने के बाद अपना पहला अभियान शशांक के खिलाफ करता है, ठीक ना, अपना पहला अभियान, शासक बनते ही अपना पहला अभियान किसके खिलाफ करेगा, शशांक के खिलाफ, जिसमें वह समस्त उत्तर प्रदेश और बिहार को जीत लेता है, परंतु उसे पूरी तरह पराजित नहीं कर पाता है, ठीक ना, पूरी तरह पराजित नहीं कर पाता है। और इतिहास में बच्चों इस बात का पता भी नहीं चलता है कि वास्तव में शशांक का हुआ क्या, हर्षवर्धन उससे अपना बदला ले पाया या नहीं ले पाया। तो इतिहास में इस बात का कहीं प्रमाणिकता जो है, कहीं कोई स्रोत जो है वो नहीं मिल पाता है। हाँ ये जरूर मिल पाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्र था उसको जीत लिया था हर्षवर्धन ने। तो मैंने बताया कि बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र है वो गौड़ था, और उस गौड़ में हम लोग का जो यूपी है, तो इस यूपी का जो पूर्वी भाग है वो भी गौड़ में सम्मिलित था, ठीक है। तो इसको जीत लेता है, ठीक। अब जीत लेगा तो इसके बाद हर्षवर्धन और भी अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा, जिसमें एक क्षेत्र है, नाम है उसका वल्लभी, ठीक ना, वल्लभी। तो वल्लभी नामक क्षेत्र पे ये आक्रमण करेगा और वल्लभी को भी जीत लेता है। और जब वल्लभी को जीत लेगा तो हर्षवर्धन का हौसला क्या है, हर्षवर्धन का हौसला बुलंद हो जाता है, ठीक है, हर्षवर्धन का हौसला बुलंद हो जाता है और ये दक्षिण भारत का शासक रहेगा, जिसका नाम रहता है पुलकेशिन द्वितीय, ठीक ना, पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय के ऊपर ये क्या करेगा, आक्रमण करेगा, और नर्मदा नदी के तट पे लड़ाई होगी पुलकेशिन द्वितीय से, ठीक है, जिसमें हर्षवर्धन बुरी तरह पराजित होगा, ठीक है, और ये हर्षवर्धन की एकमात्र हार होगी, ठीक है। तो हर्षवर्धन जो है पुलकेशिन द्वितीय से बुरी तरह पराजित हो जाएगा, ठीक है। परंतु पराजित तो हो जाता है, दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था और एक अखंड भारत का निर्माण करना चाह रहा था हर्षवर्धन, ठीक है। परंतु दक्षिण भारत में जो शासक थे वो कमजोर शासक नहीं थे। इस बात से ही हम लोग को अंदाजा लग गया होगा कि पुलकेशिन द्वितीय जो है नर्मदा नदी के तट पे हर्षवर्धन को बुरी तरह पराजित करता है, ठीक है। तो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है यहीं तक सिमट के वर्धन वंश बच्चों
था। ठीक है, तो ये एक बात। ठीक है, फिर इसके बाद अब हर्षवर्धन जो है आगे और भी अपने विस्तार करेगा। ठीक है, और भी विस्तार करेगा। तो बाणभट्ट जो है, बाणभट्ट, तो उनका ग्रंथ हर्षचरित, तो हर्षचरित जो है इससे क्या पता चलता है कि हर्षवर्धन ने हिम प्रदेश, ठीक है, हिम प्रदेश पे विजय प्राप्त किया। ठीक है, और वहां के राजा जो हैं जिसका नाम है दुर्लभ वर्धन, ठीक है, दुर्लभ वर्धन, ठीक है, वर्धन वंश का ये शासक नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, नाम है दुर्लभ वर्धन। ठीक है, तो दुर्लभ वर्धन को ये क्या करता है, पराजित करता है। और संयोगवश बुद्ध जी का जो दांत है, ठीक ना, दांत, उसके अवशेष यहीं हिम प्रदेश में स्थित थे। अब ये हिम प्रदेश कौन है, तो हिम मतलब बच्चों बर्फ, ठीक ना, तो इस बात से क्लियर हो गया होगा हिम प्रदेश कौन होगा, कश्मीर। ठीक ना, तो कश्मीर का शासक था कौन, दुर्लभ वर्धन। ठीक है, कश्मीर का शासक था दुर्लभ वर्धन, और उसको पराजित करेगा हर्षवर्धन, और पराजित करके फिर क्या होगा, जो बुद्ध जी के दांत के अवशेष रहते हैं उसको क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। ठीक है, उसको प्राप्त कर लेगा। ठीक, तो अब इतनी बात को जरा देख लें, और अभी थोड़ी देर बाद हम लोग जयसेन के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, जयसेन के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, तो हर्षवर्धन वल्लभी की विजय से उत्साहित होकर पुलकेशिन द्वितीय पर करेगा आक्रमण। ठीक है, जिसमें हर्षवर्धन बुरी तरह पराजित हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, हर्षवर्धन पराजित है। बाणभट्ट के हर्षचरित के अनुसार यह पता चलता है कि हर्षवर्धन ने हिम प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के राजा दुर्लभ वर्धन को पराजित किया और बुद्ध के एक दांत के अवशेष को उठा लाया। ठीक ना, बुद्ध के दांत के अवशेष को उठा लाया। ठीक, अगली बात, हर्षवर्धन ने उड़ीसा के स्थानीय बौद्ध गुरु जयसेन, ठीक ना, बौद्ध गुरु जयसेन, तो बौद्ध गुरु जयसेन जो हैं इनको उड़ीसा के 80 बड़े नगरों की 80 बड़े नगरों की आय 80 बड़े नगरों की आय दान में दे दिया। ठीक ना, 80 बड़े नगरों की आय ये क्या करता है, दान में दे देता है। ठीक ना, दान में दे देगा। ठीक, तो अब बच्चों एक बात दिमाग में खटक रहेगी, सर बुद्ध के दांत के अवशेष पा गया, ठीक है, हर्षवर्धन, और कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने बुद्ध के जो दांत हैं उसके अवशेष उसी को प्राप्त करने के लिए ही आक्रमण किया था। कहाँ पे, कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में दुर्लभ वर्धन के ऊपर। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना कि आक्रमण इस उद्देश्य से नहीं होता है। ठीक है, इस उद्देश्य से आक्रमण नहीं करता है, वो साम्राज्य विस्तार था उसका। ठीक है, तो अब ये रुकी दांत की वजह से जो है कि आक्रमण करेगा। तो देखो बच्चों, दांत हम लोग को सुनने में लग रहा है कि एक दांत की प्राप्ति के लिए इतना बड़ा लड़ाई लड़ लिया। ठीक है, मैंने हालांकि बताया कि दांत जो है प्राप्ति मुख्य उद्देश्य नहीं था, मुख्य उद्देश्य क्या था, साम्राज्य का विस्तार। परंतु अगर हम मान भी ले कि दांत की प्राप्ति के लिए किया, तो वो भी कोई अपने आप में बहुत छोटी बात नहीं थी। बुद्ध जी का रियल जो है दांत है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोगों के जो भगवान हैं, ठीक ना, हम लोगों के जो भगवान हैं, अब हम लोगों को अगर ये पता चले कि फला भगवान, जैसे हमने कह दिया शंकर जी, ठीक है, शंकर जी का जो है जटा, ठीक है, वो प्राप्त, वो यहाँ पे असली उनका मिल जाएगा, या उनका त्रिशूल या उनका डमरू, समझ रहे हो ना, तो हम लोग के क्या हो गया कि भगवान का एकदम रियल चीज जो है वो हमारे हाथ में आ, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई ना। ठीक है, अपने आप में बड़ी बात हो गई, तो ये ऐसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें आगे, ठीक है, ठीक है, हेनसोंग चीन के होनान प्रांत का निवासी था। ठीक है, चीन के होनान प्रांत का निवासी था। इसने नालंदा बौद्ध विहार में बौद्ध धर्म की व्यापक शिक्षा प्राप्त की। तो मैंने बताया था कल की क्लास में बच्चों कि भारत जो है वो बौद्ध धर्म का क्या था, केंद्र था। अब बौद्ध धर्म का भारत केंद्र है, तो जो भी लोग होते थे बौद्ध धर्म के बारे में जिनको ज्ञान लेना होता था, तो वो अल्टीमेट उनको कहाँ आना पड़ेगा, अल्टीमेट उनको आना पड़ेगा कहाँ पे, भारत में। ठीक है, भारत में। याद करना होगा कुमारगुप्त का, कुमारगुप्त का पॉइंट तो मैंने बताया था, कुमारगुप्त जो है वो क्या करता है, कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कर देता है, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध बोला जाता है।
ठीक ना, महायान बौद्ध। तो महायान की शाखा जो है उसका ज्ञान मिलता था किसमें, नालंदा विश्वविद्यालय में। तो अब बौद्ध धर्म के बारे में अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो कहाँ आएगा, हैंडसॉन्ग, तो जाहिर सी बात है नालंदा विश्वविद्यालय आएगा, ठीक ना, नालंदा विश्वविद्यालय आएगा, बिहार आएगा। तो फिर क्या है, तो वहीं नालंदा बौद्ध विहार में बौद्ध धर्म की व्यापक शिक्षा प्राप्त किया, ठीक है। अब ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसमें तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना हर विद्यार्थी के लिए अनिवार्य था, ठीक है। चलो ये कोई विशेष पॉइंट नहीं है। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के महायान की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है बच्चों, ये बात देखो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ध्यान रखना, ये भी इसको हटा दें, ठीक है। हैंडसॉन्ग को शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार, ठीक है, ध्यान रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, ठीक है। हैंडसॉन्ग को शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार कहते थे, ठीक। दूसरी बात, हैंडसॉन्ग जो है इसके ग्रंथ का नाम मैं पहले ही बता चुका हूं, हैंडसॉन्ग के ग्रंथ का नाम क्या था बच्चों, हैंडसॉन्ग के ग्रंथ का नाम था सी यू की, ठीक ना, सी यू की। मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, अभी कुछ देर पहले बता चुका, ध्यान रखना। हर्षवर्धन को साहित्यकार सम्राट भी कहा जाता है, इसके 3 ग्रंथ निम्नलिखित है, ठीक है। तो ये 3 ग्रंथों के नाम बच्चों याद रखना। तो हर्षवर्धन के 3 ग्रंथ हैं जिसे हर्षवर्धन ने रचा है, लिखा है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक ना, प्रियदर्शिका, ठीक है। तो ये 3 ग्रंथ जो है ये किसके हैं, हर्षवर्धन द्वारा रचित हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी होगी। तो इतना पॉइंट बच्चों आपके लिए वर्धन वंश से सफिशिएंट है, ठीक है, सफिशिएंट है। और आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और प्राचीन भारत का इतिहास भी यहीं पे होता है खत्म, ठीक है। और अब हम लोग एंट्री करेंगे किसमें, मध्यकालीन भारत के इतिहास में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो बच्चों, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब। ठीक है, यहां आप देखते हैं बच्चों मध्यकालीन भारत, अब हम लोग का स्टार्ट हो जाता है बच्चों क्या, मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास बच्चों यहां से स्टार्ट है। तो मध्यकालीन भारत की प्रमुख घटना मुस्लिमों का आक्रमण था, जिसमें सर्वप्रथम अरबी आक्रमण हुआ, यानी कि अरब वालों का, ठीक ना, अरबी आक्रमण हुआ। और बाद में तुर्की आक्रमण, ठीक ना, बाद में तुर्की आक्रमण, फिर बाद में होगा क्या, मुगलों का आक्रमण, ठीक है। उसके बाद से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो जाएगा और वहां से हम लोग एंट्री कर जाएंगे किसमें, वहां से हम लोग एंट्री कर जाएंगे बच्चों आधुनिक भारत के इतिहास में, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं इसमें। तो हम लोग देख रहे थे भारत पर भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक है, भारत में अरब आक्रमण, ठीक है, अरब आक्रमण, ठीक। तो यहां हम देखें स्टार्टिंग से, ठीक है, भारत में, ठीक है, मुस्लिमों की बात करें, ठीक ना, मुस्लिमों में अगर बात करें तो भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसका हुआ, ठीक है, तो अरबों का हुआ, अरबों का हुआ, ठीक। तो अरबों में बात करें तो अरबों में किसने किया, तो अरबों में बच्चों किया किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में, ठीक। ये क्यों हुए अभी इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम अरबी अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ईस्वी में हुआ था। अब देखो बच्चों, ठीक है, अब ये जो 636 ईस्वी में आक्रमण है, ठीक ना, आक्रमण है, तो ये आक्रमण ध्यान रखना, ये आक्रमण सफल नहीं हो पाया था, ठीक है, सफल नहीं हो पाया था अरबियों का। तो जब 712 ईस्वी में आक्रमण करेगा मोहम्मद बिन कासिम तो वो सफल होगा। और कहाँ आक्रमण करेगा वो, सिंध पे करेगा। सिंध में एक राजा थे जिनका नाम था राजा दाहिर, ठीक है, तो राजा दाहिर के ऊपर यह करेगा आक्रमण। तो अब राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण करेगा, ठीक है, तो अब दाहिर के ऊपर यह आक्रमण करेगा क्यों, तो इन बातों को अभी हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को ध्यान क्या रखना है कि क्यों आंसर ये माना जाता है कि भारत पे
आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, कब किया? 712 ईस्वी में। ठीक है, क्यों करेगा? रीजन अभी बताता हूँ। तो ये बात क्लियर। ठीक है, इसके पहले 2 आक्रमण हुए दाहिर के ऊपर, दोनों में दाहिर ने पराजित किया। ठीक है, मगर तीसरा जब आक्रमण होगा, तीसरे आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम क्या होगा? वो विजयी रहेगा। ठीक है, और इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम को आंसर माना जाता है। ठीक, तो अब देखो, भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, ठीक ना, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। ठीक, इसमें एक बात बच्चों जोड़ने की जरूरत है, जोड़ने की जरूरत है क्या? भारत में, भारत में आक्रमण, आक्रमण करने वाला, करने वाला प्रथम मुस्लिम, मुस्लिम आक्रमणकारी, अब पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं बच्चों, मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक ना, मैंने केवल लिख दिया है कासिम। ठीक है, कासिम, ये बात आपको नोट करनी है। ठीक है, पीपीटी में नहीं है। दूसरी बात देखें, तो यह आक्रमण 712 ईस्वी में जब हुआ, ठीक है, तो यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो यह आक्रमण खलीफा अल वाजिद के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अल वाजिद के शासनकाल में हुआ। ठीक, श्रीलंका में अरब यात्रियों की मृत्यु इस आक्रमण का प्रमुख कारण था। ठीक है, अरब यात्रियों की मृत्यु इस आक्रमण का प्रमुख कारण था। इसको बच्चों थोड़ा सा यहाँ आप इसको देखिएगा। ठीक है, बताता हूं मैं। चलिए यहाँ समझते हैं। जैसे बच्चों देखो, यहाँ अगर छोटा सा मैप बना के समझा जाए, छोटा सा मैप बना के समझा जाए, तो ये हो गया भारत का क्षेत्र, भारत का क्षेत्र, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक, और इधर हो जाता है बच्चों, यहाँ हो जाता है श्रीलंका। और हम लोग को मालूम है ये जो है, ये एरिया समुद्र का, समुद्र का। तो देखो बच्चों, आक्रमण का, आक्रमण का जो मेन रीजन रहेगा, आक्रमण का जो मेन रीजन रहता है, वो मेन रीजन यहाँ पे क्या होगा कि भारत, यहाँ भारत का जो कोस्टल एरिया है ये, ठीक ना, यहाँ सटे हुआ है अरब सागर, नीचे हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो अरब के लोग यहाँ पे मौजूद, तो अरब के लोग समुद्र के माध्यम से व्यापार करते थे। तो श्रीलंका के साथ भी व्यापार था किसका? अरबों का। तो अरब जहाज जो है श्रीलंका से व्यापार करके, ठीक है, ये निकल रहा था कहाँ? अरब के लिए। तो समुद्र में ही क्या किया? समुद्र में ही यहाँ बच्चों सिंध, ठीक ना, तो समुद्र में ही सिंध क्षेत्र के कुछ लुटेरे थे, समुद्री लुटेरे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस जहाज को लूट लिया। ठीक है, इस जहाज को लूट लिया। तो जब जहाज को लूट लिया, तो इस क्रम में होता क्या है? जहाज को लूट लिए जाने के कारण जो खलीफा था, ठीक है, खलीफा, तो खलीफा इस बात से हो जाता है क्रोधित। ठीक है, खलीफा इस बात से क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित होके वो कहता है राजा दाहिर से कि आप कार्यवाही करिए उन समुद्री लुटेरों के विरुद्ध। ठीक है, तो समुद्री लुटेरे जो लूटे, तो उसमें जो है अरब के लोगों को मार दिया और जहाज पूरा लूट लिया था। तो राजा दाहिर ने बोला कि मैं क्यों जो है कार्रवाई करूं, मुझे कार्रवाई करने की क्या जरूरत है? ठीक है, लूट हुआ है समुद्र में, हमारे क्षेत्र में तो कोई हुआ नहीं है। ठीक है, हमारे क्षेत्र में तो हुआ नहीं है, मैं उसके प्रति जवाबदेह कहाँ हूँ? मगर जो है खलीफा ने माना नहीं, कहा कि आप इस पे कार्रवाई करिए। राजा दाहिर ने स्पष्ट मना कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? तब रिजल्ट ये होता है, 2 आक्रमण जो है होगा इसके ऊपर, राजा दाहिर के ऊपर, दोनों आक्रमण में राजा दाहिर जो है पराजित कर देंगे। ठीक है, तो नाम से दाहिर सुन के लग रहा होगा कि मुस्लिम व्यक्ति है, नहीं, ये हिंदू शासक हैं, राजा दाहिर। ठीक ना, तो राजा दाहिर जो है दोनों युद्ध में पराजित करेंगे। फिर तीसरा अभियान जो होगा वो कौन करेगा?
मोहम्मद बिन कासिम, ठीक ना, मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम ये जो अभियान करेगा ये किसके आदेश पे करता है? मोहम्मद बिन कासिम ये किसके आदेश पे करता है? तो ये करता है अल हज्जाज, ठीक ना, अल हज्जाज जो है अल हज्जाज, ठीक है, अल हज्जाज के कहने पे आक्रमण करेगा। अल हजाज, ठीक है, तो अल हजाज के कहने पे ये आक्रमण करेगा। और अल हजाज का ये था कौन? ये अल हजाज का था सेनापति, ठीक ना, सेनापति, काफी योग्य व्यक्ति था ये, ठीक। और दूसरा ये सेनापति के साथ साथ ये इसका भतीजा भी था, ठीक है, भतीजा भी था। तो अब ये करेगा आक्रमण और इस आक्रमण में क्या होगा? सफल होगा और राजा दाहिर को क्या करता है? राजा दाहिर को ये मार देगा, ठीक ना, मार देता है, ठीक। तो राजा दाहिर की हत्या हो जाती है, राजा दाहिर की हत्या हो जाती है, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा? राजा दाहिर की जब हत्या हो जाएगी तो ये क्या कहता है मोहम्मद बिन कासिम सिंध के लोगों को कि तुम लोग एक्सेप्ट करो इस्लाम, ठीक है, एक्सेप्ट करो इस्लाम, इस्लाम धर्म को स्वीकार करो, ठीक है। परंतु सिंध के लोग जो है इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना करेंगे। और जब मना करते हैं, ठीक है, जब मना करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि मोहम्मद बिन कासिम कहता है कि स्वीकार करो वरना जो है परिणाम इसके भयंकर होंगे, ठीक है। परंतु जनता कुछ स्वीकार की, ज़्यादा लोग इस बात पे सहमत नहीं हुए कि हम जो है एक नया धर्म वो क्यों एक्सेप्ट करें, तो इसके लिए एग्री नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब एग्री नहीं होंगे तो फिर शर्त रखेगा, क्योंकि बड़े पैमाने पे सबको मार ही दोगे तो फिर वहाँ रहेगा कौन, वहाँ से कर तुमको कौन देगा, ठीक है। तो मार तो सकते नहीं थे पूरी तरह, ठीक है, तो जितना धमकी दे सकते थे, दो चार लोगों को जो मारना था मारा, मगर वहां पे कोई टस से मस हुआ नहीं, कुछ लोग बस एक्सेप्ट किए। तो यहाँ पे ये एक नया कॉन्सेप्ट पैदा करेगा जजिया का, भारत के लिए एक नया कॉन्सेप्ट होगा जजिया, ठीक ना, जजिया, ठीक। तो अब देखते हैं जरा इसको अब नया कॉन्सेप्ट पैदा हो रहा है जजिया का, तो इसमें पीपीटी में है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय, आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था, ठीक है। मुल्तान से अरब आक्रमणकारियों को अपार सोना प्राप्त होने के कारण उन्होंने मुल्तान को स्वर्ण नगरी, ठीक है, कहा। अभी इस पॉइंट को बच्चों देखते हैं। हाँ, भारत में जजिया, ठीक है, यहां मिल गया। जजिया कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। अब ये जजिया है क्या? ये बच्चों जजिया क्या है इसको देख लो। जजिया गैर मुस्लिमों से, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला, लिया जाने वाला क्या है ये? गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला ये है धार्मिक कर, ठीक ना, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। अब देखो बच्चों, कुछ लोगों को, कुछ लोग इसको ऐसे बताते हैं कि जजिया क्या था? हिंदुओं से लिया जाने वाला कर, ध्यान रखना, हिंदुओं से लिया जाने वाला कर नहीं था, ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। तो मैटर आएगा सर गैर मुस्लिम मतलब क्या? तो गैर मुस्लिम मतलब ये बच्चों कि जितने भी मुसलमान हैं उनको छोड़ के अन्य धर्म के जो लोग भी हैं, अगर अपने धर्म के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हें एक टैक्स देना होगा जिसका नाम क्या होगा? जजिया। तो यानी कि मुसलमान को छोड़ के जितने वर्ग के लोग हैं वो क्या हैं? वो गैर मुस्लिम। तो हर धर्म के लोगों से, मुस्लिम धर्म को छोड़ के हर धर्म के लोगों से क्या किया गया? जजिया कर वसूला गया। तो अब क्वेश्चन यहाँ क्या बनाया? क्वेश्चन ध्यान रखो बच्चों, सुनो, पीपीटी में है कि नहीं है, ठीक है, उस पर बहुत फोकस नहीं करना है, हालांकि लिखा सब कुछ है, ठीक है, जो नहीं लिखा है मैं यहाँ पे अभी लिख दूंगा, ठीक है। तो अब क्या है? अब मैटर ये है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर कहाँ लगा? तो हमारा आंसर क्या होगा? सिंध, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं इस बात को कि भारत में सबसे पहले
सबसे पहले जजिया कर, जजिया कर सिंध में लगाया गया। ठीक ना, तो जजिया कर सबसे पहले कहाँ लगा बच्चों, तो सबसे पहले सिंध में लगाया गया। ठीक है, किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो अब देखो, अब जजिया कर लगा दिया, ठीक है, सिंध जीत लिया। अब सिंध जीतने के बाद से फिर क्या होगा, अब ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के मुल्तान को जीतेगा। ठीक है, और जब मुल्तान को जीतेगा, मुल्तान से भारी मात्रा में इसको बच्चों क्या प्राप्त होगा, सोना प्राप्त होगा, जिसके कारण मुल्तान का नाम ये बदल देगा। ठीक है, मुल्तान का नाम बदल देगा और मुल्तान का नाम बदल के ये क्या रख देगा, मुल्तान का नाम बदल के रख देगा स्वर्ण नगरी। ठीक ना, स्वर्ण नगरी। तो यहाँ लिखा है, ठीक है, मुल्तान से अरब आक्रमणकारियों को अपार सोना प्राप्त होने के कारण उन्होंने मुल्तान को स्वर्ण नगरी, ठीक ना, कहा। ठीक है, और जजिया कर यहाँ पे लिख दिया। अरबी भाषा में अंकों को हिंदसा कहा जाता था क्योंकि उनका मूल स्थान हिंद है। ठीक है, मूल स्थान हिंद है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय खगोल शास्त्र पर आधारित प्रमुख अरबी रचना अल फाजरी कृत किताबुल जिज। ठीक है, किताबुल जिज, किताबुल जिज है। ठीक है, खगोल शास्त्र में। ठीक, तो अब पूछा जाए कि किताबुल जिज, ठीक है, ये किस किस विषय पर लिखा गया ग्रंथ है, तो आप कहेंगे बच्चों क्या, खगोल शास्त्र, या हम क्या बोलेंगे, भूगोल। ठीक ना, भूगोल। किसने किसने लिखा था, तो आंसर क्या होगा, अरबियों ने। ठीक है, अरबियों ने। ठीक, अरबियों ने। तो ये बात बच्चों ध्यान में रखना है। ठीक, अच्छा, दूसरी बात, भारत पर अरबों ने आक्रमण किया, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, ठीक ना, तो इसकी जानकारी हमको किससे मिलती है, चचनामा से। ठीक ना, चचनामा नामक जो ग्रंथ है, इससे हमको जानकारी मिलती है कि अरबों ने भारत पे क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, आक्रमण किया था। ठीक, दूसरा जो है दूसरा किताब उल अल बलदान। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, ये आपको चचनामा जो है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो इसका पीपीटी सॉरी इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। ठीक है, जब अरबों का भारत पे आक्रमण हुआ, अरबों का जब भारत में आक्रमण हुआ, तो आक्रमण के समय, ठीक है, अरब के दो विद्वान आए। एक का नाम क्या था, सुलेमान, और दूसरे का नाम क्या था, अल मसूदी। ठीक ना, अल मसूदी। इस बात को भी बच्चों ध्यान में रखना। ठीक है, अरब आक्रमण के बाद हम अंक पद्धति वश, जैसे यहाँ समझना क्या है, अरबों के आक्रमण के बाद अरबों से क्या हमने कुछ सीखा, बिल्कुल, अरबों से हमने, ठीक है, अंक पद्धति, अंक पद्धति तथा शतरंज का जो खेल है वो हमने किससे सीखा, अरबों से सीखा। ठीक है, तो अरबों का भारत पर पहला सफर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, यह बात पहले बता चुका। ठीक है, लूटपाट करना, फिर कासिम वापस लौट गया। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें बच्चों ध्यान में रखनी थी। ठीक है, हो गया आपका। तो अरब आक्रमण से पॉइंट हम लोग का कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसके बाद से हम लोग देखेंगे भारत पे तुर्कों का आक्रमण। ठीक ना, तो भारत पे आक्रमण किसका देखेंगे, तुर्कों का। ठीक है, तुर्कों का आक्रमण। चलिए, तो यहाँ बच्चों डेफ्टनेस ज्यादा है, मैं उतना डेफ्ट में नहीं जा रहा हूँ आपको। यहाँ से देखते हैं बच्चों, सुबुक्तगीन से। ठीक है, सुबुक्तगीन। ठीक, अब देखो बच्चों, एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसका नाम है अल्पतगीन। ठीक ना, अल्पतगीन, अल्पतगीन, अल्पतगीन जो है, अल्पतगीन, ये कौन है, ये ये अल्पतगीन जो गजनी वंश है, ठीक ना, गजनी वंश उसी का संस्थापक है। अल्पतगीन गजनी वंश का, गजनी वंश का क्या था, गजनी वंश का ये संस्थापक था। गजनी वंश का क्या था, संस्थापक था। ठीक, अब देखें, सुबुक्तगीन 977 से 997 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर अल्पतगीन की मृत्यु के बाद बैठा था। ठीक है, तो अल्पतगीन की मृत्यु होगी तो फिर गजनी जो है उस पे शासन कौन करेगा,
सुबुक्तगीन, ठीक है। प्रारंभ में वह एक गुलाम था जिसे अल्पतगीन ने खरीद लिया था। अपने गुलाम की प्रतिभा से प्रभावित होकर अल्पतगीन ने उसे अपना दामाद बना लिया था, ठीक है, यहाँ ध्यान देना है, उसे अपना दामाद बना लिया था। और अमीर उल उमरा, ठीक ना, अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान किया था, ठीक ना। तो किसने प्रदान किया? अमीर उल उमरा की उपाधि तो अल्पतगीन ने किसको दिया? सुबुक्तगीन को, ठीक है, सुबुक्तगीन को। तो अब देखें आगे, सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान रखना बच्चों, भारत में आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक है। यहाँ अब देखो हम लोग समझ लें, तो अरब आक्रमण की बात करें तो अरब आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने, वहीं बात करें तुर्क आक्रमण की, तो तुर्क आक्रमण कौन करेगा? तो तुर्क आक्रमण करता है बच्चों कौन? सुबुक्तगीन, ठीक ना। तो सुबुक्तगीन जो है ये आक्रमण करेगा। अब देखो, पहला तुर्क शासक था, ये बात ध्यान रखना है। इसने 986 ईस्वी में जयपाल शाही वंश के राजा पर आक्रमण किया और जयपाल को पराजित किया। जयपाल का राज्य सरहिंद से लमगान यानी जलालाबाद पाकिस्तान और कश्मीर से मुल्तान तक था। शाही शासकों की राजधानी क्रमशः ओंड, लाहौर और भटिंडा थी, ठीक है। ये बात आपको नहीं जानना है, ठीक है, ठीक। बस यहाँ अभी काम की बात बच्चों क्या याद रखनी है, देखो ध्यानपूर्वक हम चीजों को सुने, ठीक है, ध्यानपूर्वक चीजों को सुने, बात क्लियर हो जाएगी। तो क्लियर क्या बात करनी है? अरबों का आक्रमण हो गया, तो अरब जब आक्रमण किए भारत में, तो अब होता क्या है, आक्रमणों का सिलसिला अब चल पड़ेगा, ठीक है। तो जिसमें जिसमें भारत में आक्रमण होगा गजनी वंश के लोगों का, और ये गजनी लोग जो है ये क्या है? ये तुर्की हैं, ठीक है। तो इसलिए हम पूछेंगे अरबी आक्रमण जो है वो किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो तुर्की आक्रमण किसने किया? तो वंश के अकॉर्डिंग गजनी वंश के लोगों ने, ठीक है, गजनी वंश के लोगों ने, ठीक। और शासक के अकॉर्डिंग पूछा तो आंसर क्या होगा? सुबुक्तगीन, ठीक है। तो बस इतना बात ध्यान रखना है। और गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। अल्पतगीन गजनी वंश का संस्थापक है और इसी का गुलाम है कौन? सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन की योग्यता से प्रभावित हुआ अल्पतगीन, और वो क्या करता है? अपनी बेटी का विवाह कर देता है, ठीक है। और आगे चल के इसको क्या होती है? गजनी की गद्दी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। बस इतनी बात बच्चों ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद से हमको मेनली जो है वो जानना है किसके बारे में? महमूद गजनवी के बारे में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं महमूद गजनवी, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। महमूद गजनवी को पढ़ाने की वजह से ही मुझे पीछे इन चीज़ों को देखना पड़ा, ठीक है। तो मेनली हमको देखना है महमूद गजनवी को। तो महमूद गजनवी ये अब इसकी उपाधि, सुल्तान की उपाधि धारण किया, यामीन उद्दौला तथा यमीन उल मिल्लाह। इसमें बच्चों ध्यान रखना, सुल्तान, यामीन उद्दौला, ठीक है, ये आपसे पूछने के चांसेज हैं। महमूद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था, इसके चांसेस ना के बराबर। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का क्या था बच्चों? पुत्र था, ठीक ना। तो ध्यान रखना, सुबुक्तगीन का ये पुत्र है महमूद गजनवी, जबकि सुबुक्तगीन क्या है? सुबुक्तगीन अल्पतगीन का क्या है? अल्पतगीन का ये अल्पतगीन का गुलाम है, ठीक ना। अल्पतगीन का क्या है? ये गुलाम है, ये ध्यान रखना है, ठीक ना, गुलाम, ठीक। 998 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी गजनी का क्या बना? शासक बना, ठीक है। खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद को सम्मान का चोगा दिया और यमीन उद्दौला यानी कि क्या? साम्राज्य की दक्षिणी भुजा, ठीक है, यमीन उद्दौला साम्राज्य की दक्षिणी भुजा, ठीक है, और यमीन उल मिल्लाह यानी कि मतलब क्या है? धर्म का संरक्षक की उपाधि प्रदान किया, ठीक ना, धर्म की संरक्षक की उपाधि प्रदान किया, ठीक। अब बच्चों सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों ने प्रारंभ की थी, ठीक है, ध्यान ये रखना है, सुल्तान की उपाधि किसने शुरू किया? तुर्कों ने प्रारंभ की थी। उसे यह उपाधि बगदाद के खलीफा ने प्रदान किया, ठीक है, खलीफा। अच्छा, दिमाग में एक बात बार बार दौड़ रहा होगा, सर बार बार आप खलीफा खलीफा शब्द यूज कर रहे हैं, ये होता कौन है? ठीक है, ये होता कौन है? तो बच्चों देखो, पूरे दुनिया के जो मुस्लिम होते हैं, उनका एक धर्मगुरु होता था,
ठीक ना, एक धर्मगुरु। और वो जो एक धर्मगुरु है उसी को क्या कहते थे, खलीफा। और ये खलीफा क्या है, खलीफा को मोहम्मद साहब का संदेश वाहक माना जाता है। तो जो भी खलीफा के पद पे बैठता था और वो कोई आदेश पारित करता था तो पूरी दुनिया के मुसलमान उस खलीफा के आदेश को क्या करते थे बच्चों, मानते थे, ठीक ना, उसको मानते थे। क्यों, क्योंकि माना यह जाता था कि खलीफा ने अगर कोई आदेश दिया है तो इसका मतलब ये है कि वो आदेश किसने दिया है, वो आदेश मोहम्मद साहब ने दिया है, ठीक ना, मोहम्मद साहब ने दिया है, ठीक। तो यही इसी को कहते हैं खलीफा का पद, ठीक। तो अब जो खलीफा है वो मेनली होता कहाँ था भाई, पूरी दुनिया में अगर एक खलीफा है तो जाहिर सी बात है वो कहीं एक स्थान पे बैठता रहा होगा, ठीक है। तो कहाँ बैठता था, बगदाद में, ठीक ना, बगदाद। बगदाद कहाँ है, इराक की राजधानी है ये बगदाद, ठीक है। तो बगदाद के खलीफा जो है वही सुल्तान की उपाधि प्रदान किया था। और सुल्तान की उपाधि लेने वाला ये क्या है, पहला शासक है कौन, महमूद गजनबी, ठीक ना, महमूद गजनबी। अब बच्चों देखो, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक। अब बच्चों देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, इस्लाम का प्रचार करना भी उसका एक गौड़ उद्देश्य था। तो बात समझना, हम यहाँ बात करेंगे इसके आक्रमण का उद्देश्य, ठीक ना। तो आक्रमण का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आक्रमण का मुख्य उद्देश्य है धन की प्राप्ति, ठीक ना, याद रखना, इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है, धन की प्राप्ति। जबकि द्वितीय स्थान पर बात करें तब क्या है, द्वितीय स्थान पर इस्लाम का प्रसार, ठीक ना, प्रचार एवं प्रसार, ये इसका द्वितीय उद्देश्य है, ठीक ना। सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था, धन की प्राप्ति। अब कहोगे बच्चों धन की प्राप्ति उद्देश्य है, इस्लाम का प्रचार भी उद्देश्य है, मतलब सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझने की जरूरत है। यहाँ पे जो बच्चों गजनी क्षेत्र है, ठीक ना, गजनी क्षेत्र, तो गजनी के ऊपर का जो क्षेत्र है वहां पे मुस्लिम सत्ता, ठीक ना, पश्चिम का जो क्षेत्र है वहां पे मुस्लिम सत्ता, अरब अरब का क्षेत्र, ठीक ना, इराक का, ईरान का, वहां पे मुस्लिम सत्ता स्थापित हो चुकी थी। यानी कि इस्लामिक संस्कृति का उद्भव जो है इन एरियो में हो चुका था, ठीक। अब इस्लामिक संस्कृति का उद्भव हो चुका था, इस्लाम का उद्भव हो चुका था, तो देखो भारत अभी भी मुस्लिमों के लिए एक गैर मुस्लिम धर्म का देश, यानी कि भारत में मुसलमान अभी नहीं है। तो महमूद गजनबी भारत में इसलिए नहीं आ रहा था कि हम साम्राज्य का विस्तार करेंगे। भाई जब जब आक्रमण हो रहे हैं किसी न किसी शासक के ऊपर, किसी शासक के द्वारा, वो क्यों हो रहे हैं, साम्राज्य के विस्तार के लिए, ठीक है। और साम्राज्य का विस्तार हो रहा है तो उसमें धन प्राप्त हो ही जा रहा है, ठीक। परंतु महमूद गजनबी जो है इसके आक्रमण का उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक गैर धर्म का क्षेत्र, गैर लोग, अब उनके बीच में आके एक नए धर्म को इस्टेब्लिश करना वो एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसलिए महमूद गजनबी के आक्रमण का उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार नहीं था, ठीक ना बच्चों, ध्यान रखना। उद्देश्य क्या था, धन की प्राप्ति। और द्वितीय स्थान पे उद्देश्य जो था वो क्या था, इस्लाम का प्रचार और प्रसार करना, ठीक ना। ये इसके उद्देश्य थे महमूद गजनबी के, ठीक है। तो अब महमूद गजनबी का ये उद्देश्य, तो अब हम देखें आगे। तो महमूद गजनबी भारत में करेगा आक्रमण, इसके आक्रमणों की कुल संख्या कितनी रहेगी बच्चों, इसके आक्रमणों की कुल संख्या रहेगी 17, ठीक ना, 17 बार भारत पे आक्रमण करेगा। और जब आक्रमणों का सन आप लोग कभी नोटिस करना, यहाँ 17 आक्रमण की मैंने डेट या 17 आक्रमण मैंने नहीं बताए हैं, और ना आपको जानना है। जानकारी के लिए आप थोड़ा सर्च करना, गूगल वगैरह करना, ठीक ना, कुछ अपने मन से भी करो, ठीक है, गूगल वगैरह करना, देखना कि हर आक्रमण में 8-10 महीने की गैपिंग, ठीक है, 7 महीने की गैपिंग या 1-1.5 साल की गैपिंग, ऐसे गैपिंग दिखेगा। अब ये गैपिंग क्यों दिख रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। महमूद गजनबी क्या करना चाह रहा है, साम्राज्य का विस्तार, ठीक है, अपने एरिया में। अपने एरिया में साम्राज्य का विस्तार अगर तुम करोगे तो साम्राज्य का विस्तार किस बेस पे हो पाएगा,
युद्ध। अब युद्ध अगर करोगे तो तुमको क्या चाहिए, एक अच्छी सेना। अब अगर अच्छी सेना चाहिए तो अच्छी सेना को हथियार भी चाहिए ना, ठीक है, वेतन भी चाहिए ना। तो अब ये हथियार और वेतन आएगा कहाँ से, मानिए भाई धन से ही आना है। तो अब ये धन कहाँ से आएगा, तो पूरी दुनिया में सबसे समृद्ध देश कौन, भारत, फिर चीन, ठीक। तो भारत सबसे समृद्ध देश। तो अब बच्चों समझना, तो भारत में ये आक्रमण इसीलिए 6 महीने 1 साल गैप करके करता था कि भारत में आक्रमण करके ये यहाँ के शासकों को करता था पराजित, और पराजित करके जो यहाँ का धन है उसको ले जाता था गजनी, और उस धन से सैनिकों को एडवांस वेतन देता था, और बहुत सारे तीर धनुष तलवार भाला जो है इनका कराता था निर्माण, और निर्माण करा के मध्य एशिया में गजनी के क्षेत्र में साम्राज्य का करता था विस्तार, ठीक है। और जब पैसा खत्म हो जाता था तो फिर इसका आक्रमण होता था कहाँ पे, भारत में, और भारत में फिर धन लेके ये क्या होता था, चला जाता था। तो पहला जो आक्रमण होगा महमूद गजनवी का, ठीक है, वो किसके ऊपर होगा, वो बच्चों होगा 1001 ईस्वी में, ठीक है। पंजाब का शासक रहेगा जयपाल, ठीक ना, जयपाल। तो जयपाल के ऊपर आक्रमण करता है महमूद गजनवी, ठीक है। महमूद गजनवी जो है जयपाल के ऊपर क्या करेगा, आक्रमण करेगा, और आक्रमण करने के बाद से जो है जयपाल को पराजित कर देता है, और जयपाल जो है पराजित होके शर्मिंदगी में वो क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उनका बेटा आनंद पाल जो है वो गद्दी बैठ जाता है, ठीक। तो अब हम लोग को उतना डेप्थ में जाना नहीं है, ठीक। तो अब हमको काम की बात जो जो देखनी है वो क्या देखना है, महमूद गजनवी के आक्रमण की, ठीक है, कुल संख्या कितनी, 17। पहला आक्रमण पंजाब के शासक जयपाल के ऊपर, ठीक है, 1001 ईस्वी में। दूसरा आक्रमण 1026 ईस्वी में, दूसरा नहीं, ठीक है, पहला आक्रमण, और 16वां आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पे। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है, गुजरात में, ठीक ना, गुजरात में। तो सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण, और जब सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण होगा तो वहां से बच्चों इतना ज्यादा धन पाता है, इतना ज्यादा धन कि जिसकी व्याख्या करना मुश्किल है, बताना मुश्किल, शायद विश्वास ना हो पाए, ठीक है, विश्वास ना हो पाए। किताबें क्या कहती हैं, किताबें कहती हैं 7 लाख टन, फिर से सुन लो बच्चों, 7 लाख टन सोना प्राप्त हुआ कहां से, सोमनाथ मंदिर से, ठीक है, सोमनाथ मंदिर से। तो ये जब आक्रमण करता था मंदिरों पे तो मंदिरों को एकदम ये ध्वस्त कर देता था महमूद गजनवी। तो अब लोग इस पे आक्षेप लगाते हैं कि ये इस्लाम का प्रसार करना चाह रहा था, नहीं, इस्लाम का प्रसार करना इसका जो है गौड़ उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य तो है धन की प्राप्ति। तो मंदिर क्यों तोड़ दे रहा था, मंदिर तोड़ना इसलिए जरूरी है कि जब मूर्तियां ही बनी हुई हैं सोने की, ठीक है, तो तोड़ के तो ले जाना पड़ेगा ना, ठीक है, तोड़ के ले जाना पड़ेगा। तो अब एक तो ये तोड़ता था, और दूसरी तरफ जो है ये क्या करता था, मंदिर जब तोड़ता था एक मैसेज ये भी जाता था, जो कट्टर धार्मिक लोग थे उन तक एक मैसेज ये भी पहुंचता था कि महमूद गजनवी जो है ये क्या है, एक सशक्त शासक है, ठीक है, और कट्टर शासक है, इस्लाम का प्रसार कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा मानते थे। तो ये 16वां इसका आक्रमण। फिर 1027 ईस्वी में आक्रमण करेगा, ये कहाँ पे, ये जाटों के ऊपर आक्रमण करेगा। अब मैटर आएगा सर जाटों के ऊपर आक्रमण करेगा, ठीक। अब समझना, जब 26 में आक्रमण करके ये सोमनाथ के मंदिर के धन को लेके जा रहा था तो जाट जो है इसके पैसे को रास्ते में छीनने का प्रयास कर रहे थे। अब छीनने का प्रयास कर रहे थे तो महमूद गजनवी बस इस बात पे ध्यान दे रहा था कि किसी भी तरह जो है हम अपने क्षेत्र गजनी पहुंच जाएं, ठीक है, गजनी पहुंच जाएं, बाद में इन सबों को देखा जाएगा। तो यही हुआ भी, महमूद गजनवी किसी भी तरह अब पैसा लेके धन लेके पहुंच गया कहाँ, गजनी, ठीक है, और पहुंच जाता है। फिर 17वीं बार आक्रमण करता है जाटों को सजा देने के लिए। तो आएगा, आक्रमण करेगा, जाटों को मारेगा, ठीक ना, जाटों को मारेगा, और लड़कियां और बच्चों को गुलाम बना के गजनी के बाजारों में बेच देता है। जो पैसा ये लोग छीने हुए थे वो भी छीन लेगा, और इसके बाद से इन लोगों को उठा के बेच देता है, ठीक है, गजनी में, ठीक है। तो इनका रखा पैसा और जो पैसा छीने थे वो भी वो लेके चला जाएगा, ठीक। तो अब इसमें अगले पॉइंट को अगर देखें हम क्या है, तो अगले पॉइंट को हम लोग को ये जानना है कि महमूद गजनवी, ठीक है, इसको इसको मूर्ति भंजक भी बोलते हैं या बुत शिकन, ठीक ना, मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक
मूर्ति भंजक या बुत शिकन। बुत मतलब पुतला या मूर्ति, शिकन मतलब दरार। ठीक है, तो मूर्तियों मंदिरों को तोड़ने के कारण, मूर्तियों को तोड़ने के कारण इसको क्या बोला जाता था, मूर्ति भंजक या बुत शिकन। तो हम लोग देखते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या काम लायक बातें हम लोग को यहाँ पे मिलती हैं। तो सबसे पहली बात, ये खैबर दर्रे से आक्रमण करता है। ध्यान रखना बच्चों, पश्चिमी भारत में आक्रमण जो होता था, भारत चूंकि बाकी तरफ से सुरक्षित था, तो इधर से 3 दर्रे थे, ठीक ना, 3 दर्रे आए हुए थे। ठीक है, गोमल दर्रा, ठीक है, बोलन दर्रा और फिर खैबर दर्रा। ठीक है, तो ये 3 दर्रे होते थे। इन्हीं दर्रों से एंट्री करते थे ये, कहाँ, भारत में। ठीक ना, भारत में। ठीक, तो अब देखो, खैबर दर्रे से भारत में आक्रमण किया 1001 ईस्वी में पंजाब के शासक, यहाँ लिखा भी है, हिंदू शाही शासक जयपाल। ठीक ना, जयपाल। ठीक, महमूद गजनबी ने 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी में भारत पर 17 बार आक्रमण किया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट, महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किया था। ठीक है, महमूद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर सन 1025 ईस्वी में किया गया, ठीक है, आक्रमण था। तो ध्यान रखना बच्चों, ये 25 जो है 1025-26, ठीक ना, -26, तो 1025-26 ये दोनों है। ठीक है, यानी कि दिसंबर का जो टाइम है, भाई आक्रमण किया तो ऐसा नहीं था कि मतलब जो है कि सीधे पहुंचा मंदिर, चोर थोड़े है कि मंदिर में पहुंचा, रात में चोरी किया लेके निकल गया। ठीक है, युद्ध लड़ना पड़ा इसको वहां के शासक से। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तथा शिव मंदिर को नष्ट कर दिया और अपार धन संपदा प्राप्त किया। ठीक है, अपार धन संपदा प्राप्त किया। ठीक है, अब देखो, यह आक्रमण यह आक्रमण चालुक्य वंश के शासक भीम फर्स्ट, ठीक ना, भीम फर्स्ट, तो भीम फर्स्ट के समय में हुआ था। ठीक है, भीम फर्स्ट के समय में हुआ था, बस इतनी बात ध्यान रखना है। गजनबी के जाने बाद भीम ने फर्स्ट ने ही सोमनाथ मंदिर का क्या किया, पुनर्निर्माण करवाया। ठीक ना, पुनर्निर्माण कराया। गजनबी का 17वां व अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, ये बात मैं बता चुका। और सोमनाथ के आक्रमण में 2 हिंदू, सेवंत राय और तिलक, ठीक ना, इन्होंने क्या किया, इसका साथ दिया था। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिख देंगे कि गजनबी को बुत शिकन या मूर्ति भंजक ही कहा जाता है, ठीक है, तो ये बात बच्चों यहाँ पे क्लियर हुई। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मोहम्मद गोरी। ठीक ना, मोहम्मद गोरी, तो अगला जो रूलर होगा मोहम्मद गोरी। अब देखो, आक्रमणकारी कौन होगा, मोहम्मद गोरी। पहले गजनवी ने आक्रमण किया। अब यहाँ एक बात का अंतर समझना बच्चों, ठीक ना, अंतर समझना। महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य, ठीक ना, गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य धन की प्राप्ति था। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, धन की प्राप्ति था। तो वहीं पर गोरी के आक्रमण का उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार था। यानी कि ये जब आक्रमण करेगा तो आक्रमण करके ये यहाँ से जाएगा नहीं बच्चों, समझ रहे हो ना, ये यहाँ से जाएगा नहीं, मतलब भारत के क्षेत्र को छोड़ेगा नहीं। वो चाहे अपने अधीन या अपने सेवकों के अधीन या अपने सेनापतियों के अधीन, ठीक है, वो क्या करेगा,
रखा रहेगा, जबकि गजनबी लूट के चला जाता था, ठीक ना, लूट के चला जाता था। तो ये बात है, ठीक। तो ये पहले इस इतना बच्चों ये बात इंपॉर्टेंट है, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो गजनी एवं हेरात के बीच, हेरात है ये, गजनी एवं हेरात के बीच एक छोटा सा राज था, गोर, ठीक ना, गोर, ठीक है, गोर। मोहम्मद गोरी ने 1173 ईस्वी में वहां की सत्ता संभाली, ठीक ना, गोर क्षेत्र का शासक बना, ठीक है, मोहम्मद गोरी। तो गोर का सुल्तान बनते वक्त मोहम्मद गोरी गजनी गजनी का ये क्या था, ये गजनी का था गवर्नर, यानी कि गजनवी के शासनकाल में ये गवर्नर था, ठीक। मोहम्मद गोरी का प्रथम भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के खिलाफ हुआ, ठीक ना, तो मुल्तान पे ये आक्रमण करेगा, ठीक। मोहम्मद गोरी ने 1176 ईस्वी में उच्च पर आक्रमण करके भट्टी राजपूतों का राज्य छीन लिया, ठीक ना, उच्च पर आक्रमण करके भट्टी राजपूतों का राज्य क्या किया, छीन लिया, ठीक है। तो ये बात बच्चों ध्यान में रखना, ये याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, ठीक। अब देखो मोहम्मद गोरी की भारत में पहली है, यहां पे लिख देंगे भारत में भारत में पहली हार, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी जो आक्रमण करेगा, अब इसमें क्या होगा, ये गुजरात का जो शासक रहेगा, ठीक है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है मूल राज द्वितीय, ठीक ना, मूल राज द्वितीय। तो मूल राज द्वितीय के ऊपर आक्रमण करेगा और इस युद्ध में, ठीक है, मोहम्मद गोरी होगा बुरी तरह पराजित। और ये लड़ाई कहाँ लड़ा जाएगा, ये लड़ाई बच्चों ठीक है, यहाँ नहीं दिया है इसमें पीपीटी में, ये लड़ाई कहाँ लड़ा जाएगा, तो कायद्रा नामक स्थान पर। तो इन दोनों के बीच ये जो लड़ाई होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कायद्रा का युद्ध, कायद्रा का युद्ध, ठीक है। तो कायद्रा नामक स्थान पर होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कायद्रा का युद्ध। तो कायद्रा के युद्ध में मूल राजनीति क्या करेगा, पराजित कर देगा किसको, मोहम्मद गोरी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोहम्मद गोरी के एक और बड़ी पराजय का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। तो याद रखना बच्चों, ये जो पृथ्वीराज है, ठीक ना, इसमें पृथ्वीराज थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए हैं। तो पृथ्वीराज थर्ड जो है, इसी को हम कहते हैं पृथ्वीराज चौहान, प्लस इसकी एक और उपाधि है जिसको हम कहते हैं राय पिथौरा, ठीक ना, राय पिथौरा। तो इसकी उपाधि है राय पिथौरा, ठीक ना। तो अब देखो मोहम्मद गोरी अब एक लड़ाई लड़ेगा, ठीक है, फिर किससे, ये पृथ्वीराज चौहान से। तो लड़ाई कब होगी, 1191 में, ठीक है। और लड़ाई किस नाम से जाना जाएगा, तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक ना, तराइन, तराइन कहाँ है, हरियाणा में, ठीक ना, तराइन कहाँ है बच्चों, हरियाणा में। तो हरियाणा में तराइन का प्रथम युद्ध होगा, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह पराजित करेंगे किसको, मोहम्मद गोरी को, ठीक ना, मोहम्मद गोरी को, ठीक, बात क्लियर। अब यहाँ देखें अगला लड़ाई जो होगा 1192 में। अब ये अगली लड़ाई की नौबत क्यों आई, देखो हिंदू राजाओं के साथ एक समस्या ये थी कि ये जब जीतते थे तो किसी कोई भी शासक अगर जो है क्षमा मांगता था तो ये क्षमा कर देते थे, ठीक है। और ये क्षमा करना ही इनका सबसे बड़ी जो है भूल सिद्ध होती है, ठीक ना, क्षमा करना ही सबसे बड़ा भूल सिद्ध हुआ। अगर घोरी को चौहान ने मार दिया होता 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में, तो चौहान को अपना क्षेत्र गंवाना नहीं पड़ता और मौत को गले भी नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। और ये यही हुआ। तो एक साल बाद फिर से ये तैयारी किया और 1192 में ये क्या करेगा, तराइन में दूसरी बार लड़ेगा मोहम्मद गोरी किससे, पृथ्वीराज चौहान से। और इस युद्ध में क्या होगा, इस युद्ध में पराजित कर देगा किसको, पृथ्वीराज चौहान को, और इनकी आंखें फोड़ के इनको अंधा कर देगा और बाद में इनकी कर दी जाती है हत्या, ठीक है। पृथ्वीराज रासो का एक ग्रंथ है, ठीक है, सॉरी चंद्र बरदाई का एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उल्टा मैंने बोल दिया, पृथ्वीराज रासो। फिर तो चंद्र बरदाई ये बताता है कि पृथ्वीराज चौहान अंधे होके, जैसे मूवी में दिखाया भी है, ठीक ना, अंधे होके भी ये क्या करते हैं, मार देते हैं गोरी को। तो ये बच्चों किवंदती है, किवंदती यानी कहानी, ठीक है। और कहानी कहानी होता है, ठीक है। इतिहास, इतिहास क्या है, इतिहास में तथ्यों की बच्चों क्या है, प्रामाणिकता होती है, ठीक है, प्रामाणिकता होती है। मतभेद थोड़े बहुत हो सकते हैं,
परंतु पूरी तरह वो असत्य हो, ये ऐसा नहीं होता। परंतु कहानी तो रियल में कहानी ही होती है, स्टोरी मनगढ़ंत जो भी बना लो, ठीक है। तो ये बात कि हत्या हुई तो ये गलत बात है, इतिहास में ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो, मोहम्मद गोरी ने एक और शक्तिशाली राजपूत शासक जयचंद को, ठीक ना, जयचंद को कन्नौज के युद्ध में, ठीक ना, तो यहां लिख दे कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज के युद्ध में ये क्या करेगा, पराजित करेगा किसको, ठीक है, वहां के शासक जयचंद को। और बताएं बच्चों, जो ये कन्नौज का जो युद्ध होगा, ठीक है, कन्नौज का जो युद्ध होगा, इस युद्ध को हम जानते हैं किसके, चंदावर के युद्ध के नाम से। अब सुनना जरा, तराइन का द्वितीय युद्ध जब हारे थे पृथ्वीराज चौहान, तो इस हार में बहुत निर्णायक भूमिका निभाया था जयचंद ने, ठीक है। तो जयचंद्र की पुत्री थी संयोगिता, ठीक है, संयोगिता। तो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का प्रेम प्रसंग होने के कारण जयचंद्र जो है वो क्रोधित रहता है, और इसलिए सपोर्ट करेगा किसको, सपोर्ट कर देगा मोहम्मद गोरी को। परंतु आगे चल के मोहम्मद गोरी से भी लड़ाई होगा, लड़ाई का किस नाम से जाना जाएगा, चंदावर, ठीक है। तो चंदावर के युद्ध में पराजित करेगा, और पराजित कर इनको मार भी डालता है, ठीक ना, ये नहीं है कि इनको छोड़ दिया, इनको मार भी देता है, ठीक है। तो अब देखो, ये एक गलती नहीं कर रहा है, क्या, किसी भी शासक को ये छोड़ नहीं रहा है। जबकि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने गलती किया, ठीक है, भारतीयों ने, कि इन विदेशियों को हम लोगों ने छूट दिया कि ठीक है जाओ, प्राणों का जीवन दान, और नतीजा क्या हुआ, खुद जो है मौत को गले लगाना पड़ा, ठीक। मोहम्मद गोरी के गुलाम एवं सैनिक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात, और ये कोटा है, ठीक ना, कोटा, बूंदी, सिरोही, उज्जैन तथा कलिंजर आदि को जीत लिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यही चल के बच्चों आगे क्या करेगा, भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेगा, ठीक ना, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेगा, और हम इसको क्या बोलेंगे, गुलाम वंश, ठीक ना। तो गुलाम वंश की ये क्या करेगा, स्थापना करेगा, ठीक है, स्थापना करेगा। चलो ठीक। 1197 ईस्वी मोहम्मद गोरी के एक अन्य सैनिक जनरल इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी, इतना बात ध्यान रखो बच्चों, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी क्या करता है, ये बच्चों बिहार को तुर्की साम्राज्य में मिला लेगा, ठीक है, और वहां की राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लेगा, ठीक। फिर ये क्या करेगा बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, ये नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक ना, इसमें दिया है कि नहीं, इसको कर्म भारत है, ठीक है, या इसमें नहीं है बच्चों, यही बख्तियार खिलजी है जिसने बच्चों क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को इसी ने क्या किया था, जलवा दिया था, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा दिया, ठीक है, जलवा दिया। तो कौन जलवाएगा नालंदा विश्वविद्यालय को, तो जलवाता कौन है बच्चों, बख्तियार खिलजी, ठीक ना। तो बख्तियार खिलजी क्या करता है, जलवा देता है, ठीक है। तो आगे हम देखें तो गोरी की गोर जाते समय झेलम नदी के दमयक नामक स्थान पर खोखर जाति के लोगों ने क्या किया, 15 मार्च 1206 को, ठीक है, हत्या कर दी। तो ये सब पॉइंट आपको बच्चों दिए, ठीक है, ये भी नहीं, चलो ये सब नहीं, ये बस ध्यान रखना, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलवाया था, बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। तो बच्चों ये क्लास हम लोग का कंप्लीट होता है। अब हम लोग अपने अगले क्लास में मिलेंगे गुलाम वंश के साथ, ठीक है। तो गुलाम वंश को हम लोग पढ़ा जाएगा, और फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे किसको, खिलजी वंश, ठीक है, फिर तुगलक, सैयद, लोधी, ठीक, और दिल्ली सल्तनत वहाँ कंप्लीट होगा, हालांकि समय लगेगा उसमें, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं बच्चों, जो भी क्वेश्चन होगा वो आप जो है मुझसे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। चलो।